नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज जो है क्रैश कोर्स का अगला जो है 12th का टॉपिक भूमि संसाधन एवं कृषि, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में पढ़ाने जा रहा हूं। यह आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में अगर प्रश्न उठता है ज्योग्राफी में तो एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा प्रश्न उठता है, वो ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो। इसलिए बच्चों इस चैप्टर पे विशेष फोकस रखिए आप, ठीक है। और जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन और पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं वहां से तो बिल्कुल सवाल आने की संभावना है, इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग अवश्य इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि कृषि भूमि, पहले भूमि संसाधन के विषय में देख लेते हैं कि भूमि संसाधन क्या होता है, ठीक है। भूमि या मृदा संसाधन जो होता है प्रकृति का दिया हुआ एक अनोखा तोहफा है आपके लिए, ठीक है, गिफ्ट है। उस भूमि में, इस मृदा में आप जितना भी मानव संसाधन उपयोग कर रहा है सब इसी में दबा हुआ है। वो पेड़ पौधे का उगना हो या फिर आप कहीं से खनिज पदार्थ निकाल रहे हो, तो सब का सब इसी मृदा में है। इसलिए इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। ये तो आम जीवन है, मृदा के साथ जीना। लोग कृषि कर रहे हैं, खाद्यान्न खनन करके खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, तो ये एक आम जीवन है। आप जो क्लास ये देखोगे तो कहोगे कि सर तो ये बिल्कुल आम जीवन है, यहां से हम बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ मिल रहे हैं। मृदा को, भूमि को हम लोग मानव का आधार कह सकते हैं, जीवन का आधार कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं अलग अलग पॉइंट बताऊंगा, अलग अलग पॉइंट के आधार पर मैं सेट किया हूं और उसमें प्रश्न लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सारा लेके आया हूं। तो पहला पॉइंट जो है बच्चों, भूमि उपयोग संवर्ग, लैंड यूज कैटेगरी, ठीक है। तो भूमि उपयोग संवर्ग जो है भू राजस्व विभाग भारत सरकार के द्वारा भारत के जितने भी भूमि हैं, ठीक है, भूमि आप समझ रहे हो, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी प्रदेश है, कहीं नदी है, तो जितने भी भूमि के कैटेगरी है उसको भारत सरकार की जो है भू राजस्व विभाग ने 9 संवर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। प्रत्येक संवर्ग को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला संवर्ग जो है बच्चों वो है वनों के अधीन क्षेत्र। जो फॉरेस्ट है, वन जो है, उस पे हम लोग देखते हैं कि वन के अधीन क्या क्षेत्र है कि नहीं। भारत में वन है, जंगल है। हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में जंगल बहुत ज्यादा है, किसी राज्य में जंगल बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ की यहां आप देख रहे हो भारत का मैप, ठीक है। भारत के मैप में जो ग्रीन एरिया जो घेरा गया है, ये यहां पर है कि सबसे ज्यादा जंगल है, यहां सबसे ज्यादा वनीय क्षेत्र है भारत में। यहां पे उस जो हल्का हो गया हरा, ठीक है, रंग जो हरा हल्का हो गया, वो वहां पे वनीय क्षेत्र बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। और जहां पर ग्रीन का कोई इफेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, वो समझो कि वहां पर वन का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। यहां पर जो दिया गया ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर वनीय क्षेत्र है, लेकिन ये सब में हल्का ग्रीन का दिया हुआ, असम वगैरह जो है हल्का हरा दिया हुआ है, यानी कि यहां पर हल्का वनीय क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों, ऐसा नहीं है कि बिहार में यहां पर नहीं दिया गया हरा क्षेत्र, तो बिहार में वनीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन औसत से कम है। जैसे क्या है, भारत में भारत सरकार ने यह निर्धारित कर दिया है कि भारत में कम से कम 33% वनीय क्षेत्र होना चाहिए। तो 33% जहां वनीय क्षेत्र है या उससे अधिक है उसको ज्यादा ग्रीन दिखाया गया है, और उससे कम जैसे जैसे होते गया है उसको और कम दिखाते गया है। जैसे कि भारत में अभी वर्तमान में हम बात करेंगे तो भारत में लगभग 24.5% वनीय क्षेत्र है भारत में, ठीक है। तो 33% हमें रिकवर करना है, 33% अभी नहीं हुआ है ना। तो वनों के अधीन जो फॉरेस्ट हमारा क्षेत्र है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, उसमें हम लोग लिखेंगे कि वर्गीकृत क्षेत्र जहां समस्त वन का विकास हो सकता है। भारत सरकार ने उसको डिसाइड कर दिया है, आपको क्या कहते हैं, भू राजस्व विभाग ने उसको डिसाइड कर दिया है कि यह वन का क्षेत्र है। तो वन का क्षेत्र है लेकिन वहां वन नहीं हो सकता है, वन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जहां वन नहीं है तो वहां वन होने की संभावना है, विकास करने की संभावना है ना। तो वैसे क्षेत्र को कहते हैं कि विकास होने की संभावना है वन की, और जो वन ऑलरेडी है वो अस्तित्व में आ चुके वन हैं।
यानी कि वनीय क्षेत्र दो तरह के हो गए, एक अस्तित्व में आने की संभावना है और एक ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुकी है। ठीक है, इसलिए तो भारत सरकार ने डिसाइड किया 33%, 33% वनीय क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन भारत में वनीय क्षेत्र मात्र 24% है, 24.5%। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या लघुतरीय आपको पूछ सकता है कि वन के अधीन क्षेत्र के विषय में लिखें, भारत में वन के अधीन क्षेत्र के विषय में लिखें, तो यहां पर आपको ये लघुतरीय में आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है, जो भूमि का दूसरा कैटेगरी बांटा गया है भारत सरकार राजस्व विभाग के द्वारा, वो है बंजर एवं व्यर्थ भूमि। ठीक है, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, नाम से क्लियर है कि वो बंजर है, व्यर्थ है, वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है, जहां कृषि कार्य नहीं हुआ वो बंजर है। पठारी, मरुस्थलीय, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, खनन क्षेत्र जहां पर खनन कार्य किया जा रहा है, वो सब क्या है, ये सब आपको बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, जहां कृषि नहीं हो रहा है, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हो पथरीला भूमि है ना। उसके बाद जो है तीसरा कैटेगरी जो बांटा गया, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि जो ऐसे भूमि उसमें कृषि हो सकती थी, लेकिन अब जो है उस भूमि पर मकान बन गया है, नगर गांव का विस्तार हो गया है। ठीक है, आप अपने गांव या अपने शहर को देखो, और जब गांव और शहर से थोड़ा बाहरी क्षेत्र में जाओगे तो देखोगे कि बाहर जैसे जैसे शहर के बाहर निकल रहे हो वैसे वैसे इक्का दुक्का मकान बनने लगा है। तो वो क्या है, वो कृषि भूमि को ही लोग खरीद कर अब बसना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को आवास चाहिए। आवास तो कहां बनाएंगे, जहां पर सड़क जा रही है, जहां पर नदी है, जहां पर लोगों को रेलवे लाइन रास्ता दिख गया, वहीं पे जमीन लोग खरीद कर बस रहे हैं। तो इस प्रकार इस चित्र में भी देख रहे हो कि खेतों के अगल बगल के क्षेत्र को जो है इंडस्ट्रियल एरिया या शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में बसाव हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि जो है अब कृषि योग्य भूमि ना होकर वो गैर कृषि योग्य भूमि में तब्दील हो रही है। तो गैर कृषि योग्य भूमि में कौन कौन सा आ जाएगा, उद्योगों का विकास, दुकान, होटल, अस्पताल, स्कूल इत्यादि जो है वो गैर कृषि योग्य भूमि में। हम लोग मैं पढ़ाया था आप लोगों को कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रिया, तो जैसे ही बच्चों तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं शुरू होती है किसी क्षेत्र में, तो समझो कि कृषि भूमि गैर कृषि भूमि में तब्दील हो गई या हो जाएगी या हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने बांटा वो है अस्थाई चारागाह क्षेत्र। ठीक है, अस्थाई चारागाह क्षेत्र, पहले की आज भी सुनते होंगे गांव घर के आसपास का क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में के आसपास जो है बाहरी क्षेत्रों में कि ये सरकारी जमीन है, सुनते होंगे कि ये सरकारी जमीन है, या कोई कहता होगा ये गैरमजरूआ जमीन है। ठीक है, तो सरकारी जमीन जो होता है बच्चों, वो सरकार की संपत्ति होती है। वो सरकार क्या करता है, उसमें चारागाह का विकास करता था, पहले होती थी, लेकिन अब वो जो है सरकारी भूमि पर दूसरा प्रोजेक्ट सरकार डाल रही है। तो चारागाह में क्या होता था, जानवरों को खिलाने के लिए घास भूसे इत्यादि का उत्पादन होता था और जानवरों को वहां चराया जाता था। जैसे ये क्षेत्र में देख रहे हो कि कुछ जानवर चर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये घास वगैरह ये जो है जमीन, ये किसी निजी क्षेत्र का नहीं है, या तो पंचायती सामुदायिक क्षेत्र का होगा या फिर सरकार का होगा। तो ये जमीन पे क्या हो रहा है, आपको अस्थाई चारागाह का विकास हुआ था जो कि अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे या कम हो रहा है। इसको भी जो लोग हैं कृषि क्षेत्र में बदल रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत का क्षेत्र। विविध तरु या अंतर मतलब कि विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत का क्षेत्र। तो जो उपवन होते हैं बच्चों, उससे ये मान लो कि वो फल या किसी तरह का मसाले का खेत, इस तरह का उस तरह का उत्पादन वहां हो रहा है, जैसे कि आम का पूरा एक बगीचा हो, संतरा का, सेव का या मसालों का बगीचा है, वहां एक बार रोपण हो गया है और वहां पर उन्हीं फलों का हम लोग उत्पादों को तोड़ते हैं और बेचते हैं। तो उस तरह का भी क्षेत्र जो है उसका एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। तो उस प्रकार के क्षेत्र को जो है सरकार ये जो है अब धीरे धीरे सरकार ने अब धीरे धीरे जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो क्षेत्र भी समाप्त हो रहा है या कम होते जा रहा है। ठीक है,
जैसे उदाहरण में मैं आप लोगों को बता दूं कि पटना में दीघा बगीचा बड़ा फेमस हुआ करता था आम के लिए, मालदा, दुधिया मालदा आम के लिए, जो कि दीघा बगीचा बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अब दुधिया मालदा बहुत कम क्षेत्र में, अभी भी है दीघा का दुधिया मालदा बगीचा, लेकिन अब बहुत कम क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसी प्रकार धीरे 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 जितने भी तरु फसलों वाला उपवन था वो समाप्त हो रहा है या कम हो रहा है। उस जगह पे या तो भवन बन गए हैं या फिर खेती बाड़ी शुरू हो गया है। ठीक है, उसका एक ही मात्र कारण है जनसंख्या का बढ़ता दबाव। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य भूमि है लेकिन वो कृषि योग्य कार्य में नहीं लिया जा रहा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्यों? क्योंकि वो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक वो पड़ती रहा किसी कारण से, या तो उसमें उपज नहीं हुआ होगा या उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हुआ होगा। तो वो जो है 5 साल या 5 साल से अधिक समय से वो पड़ती है, पूरी तरह से पड़ती है, तो उसे कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वर्तमान पड़ती भूमि, करंट फैलो लैंड। इसमें क्या होता है बच्चों, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए किसान अपनी जमीन को, खेत को परती छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अनाजों का उत्पादन कम होने लगता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और उसी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान क्या करते हैं, इस तरह का जोत कर देते हैं, उस तरह के जमीन को जोत देते हैं और 6 महीना साल भर छोड़ देते हैं। मतलब 1 कृषि वर्ष, 1 साल मतलब 1 कृषि वर्ष कहते हैं, 1 साल को 1 कृषि वर्ष कहते हैं। तो 1 कृषि वर्ष जो है खेत को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति फिर से पुनः से लौट आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो है पुरातन पड़ती भूमि। पुरातन पड़ती भूमि नाम से कंफ्यूज मत करना। पुरातन में यह नहीं होता है कि पुराने समय से ही जो है कोई भूमि पड़ती है, नहीं। पुरातन पड़ती भूमि जो होती है वो 1 साल से 5 साल के बीच में अगर जो पड़ती कोई भूमि छोड़ दिया गया है तो वो पुरातन पड़ती भूमि के श्रेणी में आता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भूमि 5 साल से अधिक पड़ती रह गया तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आप लोगों को कि कोई पुरातन पड़ती भूमि अगर 5 साल तक पड़ती के बाद 6ठा साल में वो प्रवेश कर जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, किस वर्ग में वो पुरातन पड़ती भूमि आ जाएगा, तो वो आ जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होता है, वो 5 साल से अधिक का हो जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों निवल बोया हुआ क्षेत्र, नेट एरिया सोन। जहां तक आप खेती देख रहे हो, जहां खेती हो रही है, उपज हो रही है, अनाज उत्पादन हो रहा है, उसको काटा जा रहा है, तो वो कहलाता है नेट सोन एरिया, यानी निवल बोया क्षेत्र, नेट एरिया सोन। ठीक है, ये कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहां पर भारत में फसल ऋतु आप लोग सब जानते हो, मैक्सिमम बिहार के छात्र जानते हैं कि हमारे यहाँ धान की उपज कब होती है, हमारे यहाँ गेहूं की उपज कब होती है, हमारे यहाँ सब्जियों की उपज उत्पादन कब होती है। सब्जी की उत्पादन तो सालों भर होती है, लेकिन बृहद पैमाने पर सब्जी की उत्पादन कब होती है। लेकिन पूरे भारतवर्ष की हम लोग बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष को जो है ऋतु के अनुसार 1 वर्ष में 3 फसल ऋतुओं में हम लोग विभाजित करते हैं। ठीक है, उन ऋतुओं को, फसल ऋतुओं को क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, खरीफ का मुख्य फसल चावल होता है, आप लोग जानते हो, है ना। खरीफ का मुख्य फसल चावल और रबी का मुख्य फसल गेहूं होता है। ठीक है, और जायद का मुख्य फसल जो होता है सब्जियां होती है। ये 3 पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिमाग में रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हमें खरीफ का याद रखना है चावल। ठीक है, अभी जो है ये दिसंबर का समय है, तो अभी क्या है, धान कट रहा है, सभी के खेतों में धान कट रहा है, नया चूड़े का उत्पादन होगा, तो हम लोग जो है मकर संक्रांति मनाएंगे। तो उसी तरह खरीफ जो है जून से सितंबर के बीच में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है खरीफ में जो अगला और सब फसल है वो है कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। ठीक है, ये तो उत्तर भारत राज्य की बात कर रहे हैं बच्चों, उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत, भारत के उत्तरी भाग में,
ठीक है। और दक्षिण भारत की बात करेंगे बच्चों तो यहां चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली ये मुख्य अनाज हैं, ठीक है। यहां मुख्य खाद्यान्न हो गए। उसके बाद जो है रबी की फसल की बुआई जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है। अक्टूबर में बुआई होती है, मार्च में काट ली जाती है, ठीक है। उसमें जो है आपको गेहूं मुख्य है, चना, तोरई, सरसों, जौ ये जो है मुख्य फसलें हैं। उसके दक्षिणी भारत में देखोगे कि यहां से गेहूं गायब है ना। यहां पर चावल आ गया, मक्का आ गया, रागी आ गया, मूंगफली आ गया दूसरे ऋतु काल में भी, कृषि ऋतु काल में। तीसरा जो है जायद, जो कि अप्रैल में जैसे ही गेहूं कटता है बच्चों, मार्च में गेहूं कटता है तो अप्रैल से जून के बीच में जायद की फसलें का उत्पादन होता है। इसमें सब्जियां, फल, चारा, फसलें, वनस्पति इत्यादि। लेकिन दक्षिण भारत में देखोगे फिर से तीसरा राउंड भी चावल उत्पादन होता है और यहां सब्जी और चारे का फसल का उत्पादन होने लगता है, ठीक है। ये यहां पर आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि सर दक्षिणी भारत में चावल ही हो रहा है, गेहूं का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि कोई भी अनाज का उत्पादन, खाद्य पदार्थ का जब उत्पादन हम करते हैं तो वहां के लिए 2-3 फैक्टर प्रमुख होता है। पहला होता है मृदा, किस प्रकार की मृदा है, ठीक है। और दूसरा होता है टेम्परेचर, तापमान। तो मृदा तो ठीक है, वहां गेहूं के उत्पादन के लिए मिल जाएगा, लेकिन तापमान नहीं मिल पाता क्योंकि गेहूं के बुआई के समय कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। उसके वृद्धि होने तक उसे 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और मैक्सिमम गेहूं के कटाई तक 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री में हम लोग गेहूं काट लेते हैं। और क्या होता है दक्षिण भारत में जो है तापमान 10 डिग्री पहुंचता ही नहीं, पहुंचता तो 1-2 दिन के लिए फिर वो तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में देखोगे दक्षिण भारत के लोग कोट, जैकेट ये सब कम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान 10 डिग्री के नीचे या 20 डिग्री के नीचे बहुत कम ही जगह पे आ पाता है, ठीक है बच्चों। ऐसे आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में गेहूं चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना। तो ऐसे हम कहेंगे दक्षिण भारत में अधिकांशतः चावल का उत्पादन होता है। इसलिए देखोगे कि उनके भोजन में चावल से बने हुए पकवान का जो है पकवान बहुत ज्यादा शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है खरीफ फसल जो है मानसून शुरू होने के साथ, यानी जून के स्टार्टिंग में मानसून शुरू हुआ, खरीफ फसल की बुआई हो गई। उसके बाद जो है रबी फसल जो है जैसे ही खरीफ फसल कटा, ठीक है, उसके बाद रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है शरद ऋतु में, ठीक है। उसके बाद तुरंत जो है रबी फसल कटता है तो वहां जायद फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग। कृषि का जो प्रकार होता है वो आर्द्रता आधारित होती है, यानी कि मौसम में आर्द्रता कितनी ज्यादा है, बारिश वाला क्षेत्र है, बरसात का क्षेत्र है कि नहीं, वहां पर नमी कैसी है, ठीक है। तो आर्द्रता जो है उसके आधार पर हम लोग कृषि को 2 क्षेत्रों में बांटे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? सिंचित कृषि क्षेत्र और वर्षा निर्भर या बरानी कृषि, ठीक है। तो सिंचित क्षेत्र में क्या होता है, हम लोग जो है जहां पर बारिश नहीं भी हो रही वहां पर हम लोग सींच कर, कम ही पानी से सींचते हैं और खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मौसम में आर्द्रता बनाए रखने के लिए बारिश का इस तरह का छिड़काव करते हैं, मतलब पानी का इस तरह का छिड़काव पानी पाइप के माध्यम से करते हैं। तो उस एरिया, खेत के चारों तरफ का एरिया जो है आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और मिट्टी में भी आर्द्रता आ जाती है। तो सिंचित क्षेत्र जो है 2 भागों में बांटे हम लोगों ने, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि, ठीक है। रक्षित सिंचाई कृषि जो है उसमें वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई से जो है खेतों को हम लोग, फसलों को हम लोग सिंचित करते हैं। उसके बाद उत्पादक सिंचाई कृषि जो है इसमें हम लोग जो है रक्षित कृषि के तुलना में अधिक हम लोग खेतों का सिंचाई करते हैं। तो इसका तुलनात्मक के कारण सिंचाई दोनों में हो रहा है, रक्षित में भी, उत्पादक सिंचाई कृषि में भी, लेकिन तुलनात्मक रूप से रक्षित की सिंचाई कम होती है उत्पादक सिंचाई कृषि क्षेत्रों से, ठीक है। उसके बाद जो है वर्षा निर्भर बरानी कृषि, ठीक है। तो वर्षा निर्भर जो होता है, जहां पे बारिश पे पूरी तरह निर्भर है, तो कहीं पे जो है बारिश 75 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो वहां पर वैसे फसलों का उत्पादन होता है जिसे पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि,
ठीक है। लेकिन आर्द्रता भूमि जैसे जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो 100-150 सेंटीमीटर हो रही है, तो वहां पर चावल, जूट, गन्ना जैसे फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसे आप देख लेना, इसे याद कर लेना, क्योंकि ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, भारत में कृषि फसलों के प्रमुख वर्ग। कृषि फसलों के प्रमुख वर्ग जो हैं, 3 वर्गों में हम लोग कृषि फसल को बांटे हुए हैं, 3 वर्गों में। पहला वर्ग है खाद्यान्न फसल, दूसरा व्यावसायिक फसल, तीसरा है बागानी फसल, ठीक है। तीनों का नाम ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहा है कि खाद्यान्न फसल जो है हम लोग को भोजन से संबंध है, वैसे अनाज जो हमें हमारे खाने के काम में आता है उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। भारत जैसे बहुत ज्यादा जनसंख्या, बृहद जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न फसल का 2/3 खेती होता है, ठीक है। 2/3 खेती खाद्यान्न फसल सिर्फ होता है, ठीक है। उसमें खाद्यान्न फसलों को हम लोग पुनः 2 भागों में विभाजित किए हैं, अनाज, दाल। अनाज में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब हो गया आपको अनाज के श्रेणी में। और दूसरा दाल आप लोग जानते हो, अरहर का दाल, मूंग दाल इत्यादि, चना दाल इत्यादि, है ना। तो ये आपका हो गया खाद्यान्न फसल, फसलों के वर्गीकरण में। दूसरा है व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक से साफ पता चल रहा है कि वैसे फसल जिनको हम लोग खरीद बिक्री के काम में लाते हैं, उसको हम लोग बेचकर पूंजी प्राप्त करते हैं, वैसे फसल को व्यावसायिक फसल कहते हैं, ठीक है। इन फसलों के उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं, उत्तम प्रकार के बीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का हम लोग प्रयोग करके उस फसल का उत्पादन और बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ से गेहूं का उत्पादन हो रहा है और उसे दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, उससे क्या हुआ, किसान और देश दोनों को फायदा है। कपास, मक्का, गन्ना इत्यादि जो है व्यावसायिक फसलों की श्रेणी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल है, ठीक है। या सीधे पूछ देगा कि गन्ना किस प्रकार का फसल है, खाद्यान्न, व्यावसायिक या बागानी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है बागानी फसल है। बागानी फसल भी नाम से क्लियर हो रहा है, कोई बागान है। बागान मीन्स अभी हम लोग बताएं कि आम का बागीचा हो सकता है, बागान मीन्स बगीचा, आम का बागीचा हो सकता है, संतरे का बागीचा, सेब का बागीचा या फिर चाय का बागीचा, ठीक है। उसको बागान कहा जाता है। तो इन शब्दों से आप कंफ्यूज मत करना। तो बागान को ही रोपण कृषि कहते हैं। क्या होता है, एक बार आम का पेड़ रोप दिए ना, रोपने के बाद उससे बरसों बरस तक आम खाते रहते हो, तो वो क्या कहलाता है, रोपण कृषि। चाय की भी हम लोग एक बार रोपण कर देते हैं, उसके बाद उससे हम लोग पत्तियां जो है तोड़ के हम लोगों के पास सप्लाई आते रहती है, तो पेड़ बदला नहीं जाता है, वही पेड़ से बरसों बरस तक पत्तियां तोड़ी जाती है। तो रोपण कृषि या बागाती या नगदी फसल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। नगदी फसल मीन्स की चाय पत्ती जो है हम लोग उपजाते हैं ही हैं बेचने के लिए, उसको बेचेंगे तो उससे कैश आएगा, तो नगद आएगा। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि चाय पत्ती का हम लोग उत्पादन किए और उससे नगद आ गया तो समझो नगदी फसल, ठीक है। तो उस तरह को हम लोग नगदी फसल भी इसको कहते हैं, बागानी फसल को। इसमें चाय, कहवा, प्राकृतिक रबड़, नारियल, सुपारी, काजू और मसाले इत्यादि फसल जो है इत्यादि उत्पाद जो है शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों, 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए बच्चों कि भारत में जो है कृषि फसलों को 3 वर्गों में हम लोग विभाजित किए हैं, खाद्यान्न फसल, व्यावसायिक फसल, बागानी फसल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अब जो है बच्चों जितना भी हम पढ़ा चुके आप लोगों को, इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय निकल के बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब जो है दीर्घ उत्तरीय एक सवाल बन रहा है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। सवाल है कि भारत के भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, ठीक है, और उनका निदान कैसे किया जाए, ठीक है। 2 सवाल है, इसको जोड़ दिया गया, दीर्घ उत्तरीय बना दिया गया। तो इसमें कहता भू संसाधनों की कौन कौन सी जो है समस्याएं, भू संसाधन का जो है पर्यावरण का समस्या बनते जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण जो है, मिट्टी भी हमारा पर्यावरण है, इस चीज को हम पहले बता दे रहे हैं। मिट्टी पर्यावरण के तहत ही आ रहा है, तो मिट्टी जो है प्रदूषित हो रही है। तो इसको देख लो आप,
तो क्या करना है, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, भारत के भूमि संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ा ये है, जनसंख्या ही दुष्परिणाम है भारत के लिए। ठीक है, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है कि हम लोग जो है चाह कर भी मतलब अब बहुत ज्यादा शोषण धरती का, भूभाग में मृदा का या भू संसाधन का नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कह रहा है कि अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम उत्पादन नहीं दे सकते हैं। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक फर्टिलाइजर और बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मिलाकर डालकर खेतों में और उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। उससे मृदा का जो है ह्रास हो रहा है। देखो इस पे हम डिटेल्स बताते हैं। तो इसमें जो पहला है कि मृदा उर्वरता में ह्रास हो रही है। मृदा की उर्वरता, पहला पॉइंट लिखोगे कि मृदा की उर्वरता में ह्रास हो रही है। क्यों हो रही है? बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादन का मांग बढ़ते जा रहा है, जिससे कि हम किसान क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फसल का उत्पादन एक साल में करना शुरू कर दिए। तो क्या है, मृदा का भी तो क्षमता है, उस क्षमता को वो कैसे बढ़ा देगा? उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि जो है उसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या हो रही है, खेती में जो है बहुत सारी दोषें आ जा रही है, मृदा ह्रास हो रहा है, उत्पादन घट रहा है, जो फसल उत्पादन हो रहा है वो भी जो है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के कारण वो जहरीला होते जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, मानव जो है, मनुष्य भी शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है सिंचाई और कृषि विकास का दोषपूर्ण नीति है। इसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा कर देने से और कृषि विकास भी जो है गलत तरीके से होने से उसके कारण भी ये हुआ है, मृदा का ह्रास हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखना है बच्चों कि मृदा अपरदन। मृदा जो है अपर्दन मीन्स कि मृदा कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान। बच्चे आप लोग जान रहे हो कि धरती पर जो मिट्टी का ऊपरी तह है वही हम लोगों के अनाज के उत्पादन के लिए है। उसके बाद अगर जो ऊपरी तह को आप हटा दोगे तो नीचे का जो लेयर है मिट्टी का वो उसमें उर्वरा शक्ति नहीं होती है। वो अनाज उत्पादन में मतलब कि उसमें अनाज उत्पादन बहुत कम हो सकता है। ठीक है, या कहो नहीं हो सकता जैसे जैसे नीचे जाओगे। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या है, ऊपरी लेयर पे है। तो ऊपरी तह जो है उसका अपर्दन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान कट के वो चला जा रहा है। कैसे हो रहा है? हवा के कारण। कहीं पर सूखा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र में अगर जो देखोगे तो वहां पर जो है हवा इतनी तेज चलती है कि वो मिट्टी को, सूखे हुए मिट्टी को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर जो कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो बारिश का पानी उसको क्या होता है, काट कर पानी के तहत एक जगह से दूसरे जगह लेके चला जा रहा है। तो इस प्रकार जो है मृदा कटते जा रहा है। तीसरा लिखोगे बच्चों लवणता तथा मृदा क्षरण। लवणता, मृदा में जो है अधिक सिंचाई करने के कारण भारत में 80 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रों में लवणता और क्षारीयता का ये कौन से केस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 80 लाख हेक्टेयर, यहां पर जब लवणता और क्षारीयता बढ़ जाएगी तो यहां पर उत्पादन फिर घटने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का जमा होना। ठीक है, ये पॉइंट लिखोगे तो जैसे जो होता है बच्चों, इस चीज को समझना अच्छे से कि मिट्टी में हम लोग अनाज उत्पादन के समय में तो रासायनिक खाद्य जो है वो यूरिया वगैरह, डीपीटी वगैरह हम लोग छींट देते हैं। तो वो छींटने के बाद तो उत्पादन वो बढ़ा देता है। और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ही समझो, जो कि छिड़काव करते हैं कीट मकोड़ों को मारने के लिए। तो वो भी क्या करता है, मिट्टी में जाके बैठ जाता है। मिट्टी में बैठ जाता है लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। समय के साथ साथ तो वो थोड़ा सा गर्मी से, ठंडा से, बारिश से जो होता है वो मिट्टी के छिद्रों में, जहां पर देखोगे कि छिद्र, मिट्टी में भी छिद्र होता है, उन छिद्रों में जाके बैठ जाता है, नीचे जाके बैठने लगता है। उससे क्या हो जाता है, मृदा की उर्वरा शक्ति भी घटने लगती है। तो उसी चीज को बोल रहा है इस पॉइंट में कि मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का जमाव अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के कारण। कीटनाशक जिसको हिंदी में बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स को कीटनाशक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका निदान कैसे होगा? आप कहोगे कि निदान कैसे होगा? तो निदान होगा समुचित मृदा का समुचित रखरखाव और प्रबंधन से।
ठीक है, वहां पे हमें रासायनिक उर्वरक या खाद जो भी है खाद्य पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसका रख रखाव करना पड़ेगा। मृदा का जो है हर एक वर्ष मिट्टी का जांच करवाते रहना होगा वैज्ञानिकों से कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो कम नहीं रही है, वो प्रबंधन के तहत ये आ जाएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि का समुचित उपयोग हम लोग करेंगे। रासायनिक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। जैविक उर्वरक में भी उत्पादन की बहुत क्षमता होती है बच्चों, किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ा सकता है लेकिन उसको जहरीला नहीं बना सकता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक उर्वरक बनाता है, उर्वरा शक्ति घटा देता है, लेकिन जैविक उर्वरक जो है मृदा की उर्वरा शक्ति नहीं घटाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, रासायनिक के जगह जैविक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। और खाद्यान्न फसलों के साथ साथ हम लोगों को दलहनी फसलों का भी उत्पादन करते रहना चाहिए। क्या होता है ना, दलहनी फसल जो होता है नाइट्रोजन मिट्टी में एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजन की को जो है मिट्टी में बढ़ा देता है। जब दलहन का उत्पादन करोगे तो दलहन का उत्पादन में देखो कि मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि खाद्यान्न फसलों के साथ साथ दलहनी फसलों का भी उत्पादन करते रहना चाहिए। उसके बाद जो है बच्चों, रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग करने से पहले हम लोगों को कृषि वैज्ञानिकों का सलाह अवश्य ले लेना चाहिए कि कितना हम लोग किसी खेत में रासायनिक उर्वरक या फिर कीटनाशकों का प्रयोग करें या फिर उसके जगह कुछ और प्रयोग करें, जैविक खाद वगैरह, या और नहीं करें। इस तरह का सलाह हम लोगों को बराबर कृषि वैज्ञानिकों से लेते रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है बच्चों आपके एग्जाम में, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन ये भी है, ये है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारतीय कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को आपको विवेचना करेगा। जो गांव घर के लड़के होंगे, जो खेती, जिनका परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, वो खूब बढ़िया से इस चीज को समझेंगे कि क्या समस्याएं आती है। ठीक है, इस सवाल को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, समस्याएं क्या होती है वो देख लो। आपको लगेगा कि सर, आप बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर हमारे घर की समस्या बता रहे हैं। देखो क्या होता है, पहला समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। मानसून जो है भारत का वो अनियमित है। ठीक है, हम लोग मानसून जल पे ही निर्भर कर रहे हैं कि अब बारिश होगा तो हम लोग धान की रुपाई करेंगे, उसमें उसकी बुआई करेंगे। धान के संबंध में विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि जो मानसून पे पूरी तरह से हम लोग निर्भर रहते हैं। और अगर जो गेहूं के टाइम में या कटनी के टाइम में अगर जो धान कट रही है या गेहूं कट रहा है उस समय बारिश होने लगता है या कटनी से कुछ पहले कहो तो धान और गेहूं का फसल बर्बाद हो जाता है। तो क्या है, अनियमित है, उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है कि बारिश अब होगा कि कब होगा। बारिश नेचर का देन है, प्रकृति का, कभी भी बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए तो कभी सूखा पड़ जाता है किसी वर्ष, और किसी वर्ष किसी क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाता है। तो अनियमितता जो है, इसके कारण किसान बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि सभी किसान के पास पैसा नहीं है कि वो सिंचाई कर पाए। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों, निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता जो है भारत के लिए, अगर जो देखो भारत में तो आज भी बहुत किसान जो है तकनीक का उपयोग खेती में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह में देखोगे तकनीक के प्रयोग के कारण वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन भारत में तकनीक की कमी होने के कारण हमारे यहां उत्पादन उनसे कम है। तो यहां लिखोगे कि निम्न उत्पादकता दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारत में कम है, क्योंकि यहां तकनीक का अभाव है। तीसरा पॉइंट लिखोगे, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता क्या हो गया कि छोटे किसान, सीमांत किसान के पास पैसे की कमी है, पूंजी की कमी होने के कारण वो जो है कृषि में पैसा, कृषि के क्षेत्र में पैसा अधिक से अधिक नहीं लगा पा रहे हैं, और वहां पर वो ऋण लेने लगते हैं, कर्ज लेने लगते हैं। किनसे कर्ज लेते हैं? महाजनों से या वित्तीय संस्थानों से, जैसे बैंक वगैरह से, और कर्ज में डूब जाते हैं। तो देखते होंगे कि बहुत सारे किसान सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना। तो ये होता है, बहुत सारे हमारे भारतीय किसान जो है गरीब हैं और ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो है बच्चों, भूमि सुधार की कमी।
भूमि सुधार में देखो बच्चों, आजादी के बाद से ही भूमि सुधार में विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा भूमि सुधार में नहीं ध्यान दिया गया। इसका बहुत बड़ा कारण था राजनीतिक, ठीक है, भारत की राजनीतिक के कारण जो है भारत की भूमि सुधार जो है अभी पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, और आज भी ये अधर में लटका हुआ। भारत की भूमि सुधार होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, इसमें खेत छोटे तथा विखंडित जोत। खेत जो होता है, किसी भी किसान के पास 1 एकड़ खेत नहीं है, मैक्सिमम किसान के पास 1 एकड़ से कम है। पता है कितना? पूरे भारत में अगर जो 40% किसान को देखें तो आधे एकड़ से भी कम जमीन है। 40% किसान, तो किसान क्या करते हैं? अपने और अपने परिवार के पेट भरने के लिए सिर्फ भोजन अनाज का उत्पादन करते हैं, तो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धान अधिक होगा नहीं, चावल अधिक होगा नहीं, गेहूं अधिक होगा नहीं कि बेचेंगे बाजार में। वो तो उनका खाने से ही बच नहीं रहा है, उनको तो खाने से नहीं बच रहा है, तो ऑटोमेटिक है जो कि उसके पास जो है पैसा नहीं आएगा। और ये खेत जो है बच्चों, भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है खेत ये छोटा होते जा रहा है, ठीक है। आप भी देखोगे अपने परिवार में कि आपके दादा के टाइम में खेत बहुत ज्यादा था, पिताजी के टाइम में और कम हुआ, और आपके टाइम में और कम होने लगा है, और आने वाले जनरेशन में भी देखोगे कि खेत जो है छोटा और होते जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे वाणिज्यीकरण का अभाव, ठीक है। वाणिज्यीकरण का अभाव जो है वही हम बताएं अभी कि वाणिज्यीकरण नहीं हो पा रहा है, किसान अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही उत्पादन कर पा रहा है, इसके कारण वाणिज्यीकरण नहीं हो पा रहा है। तीसरा अगला पॉइंट है व्यावसायिक अल्प बेरोजगारी। किसान क्या होता है बच्चों कि साल में 4 महीना तो काम कर लेता है, लेकिन 8 महीना तक वैसे ही बेरोजगार बैठे हुए रहता है, क्योंकि उसके पास खेत में इतना काम नहीं है कि वो काम करे। खेत ही छोटा है, छोटा खेत है तो छोटा काम है, इसलिए यहां पे अल्प बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि अत्यधिक, देखो किसी किसान का 10 परिवार है, ठीक है, उस परिवार के पास आधा एकड़ का जमीन है, तो अब उस उत्पादन को उसको इतना बढ़ाना उस आधे एकड़ से कि 10 परिवार का पेट भर जाए, लालन पालन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? अधिक से अधिक रासायनिक खाद, तो कहीं से ये आपको कीटनाशक दवाइयाँ छिट कर जो है उसका उपयोग करने लगते हैं, उत्पादन को बढ़ाने लगते हैं। जब उत्पादन बढ़ाने लगते हैं तो क्या होता है? मृदा का क्षरण और निम्नीकरण होने लगता है। निम्नीकरण मीन्स उसका उर्वरता शक्ति घटने लगता है, ठीक है। तो ये इस सब क्वेश्चन में आप इतना लिख देना बच्चों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आने की जो संभावना है वो है हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। हरित क्रांति के विषय में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो कि भारत में रटते हो, बचपन से ही रटते आते हैं कि भारत में प्रथम हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुई थी, है ना, नहीं 66-67 में शुरू हुई थी। और हरित क्रांति में जो है 1960 के दशक में ही जो है मैक्सिकन गेहूं और फिलीपींस की चावल, मैक्सिकन की गेहूं और फिलीपींस की चावल लाई गई थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अनाज था, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं कि इससे उत्पादन 4 गुना बढ़ गया था। जहां खेतों में 1 कुंटल चावल धान हो रहे थे, वहां पर 2 और 3 कुंटल तक धान होने लगे और गेहूं होने लगे। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था इसमें वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। किसमें? हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभावित था। और इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें सिंचाई की सुविधा भी बढ़ाई गई थी। तो हरित क्रांति का ये सब कॉन्सेप्ट था कि बेहतर क्या कहते हैं, बीज और सिंचाई के सुविधा और टेक्नोलॉजी भी इसमें बढ़ाया गया था। और साथ में रासायनिक खाद की जो बात कर रहे हैं, इसी समय जो है रासायनिक खाद को भारत में लाया गया था, जिससे कि उत्पादन बढ़ाया गया था। कब? हरित क्रांति के समय में। उसके बाद जो है बच्चों 1980 के दशक में, इसमें जो 1980 के दशक में पूरे भारत में, मध्य भारत और पूर्वी भारत में जो है हरित क्रांति का विकास हुआ, ठीक है। ये सब आप लिख देना। उसके बाद लिखना कि हरित क्रांति की प्रमुख कार्यक्रम।
तो हरित क्रांति का जो प्रमुख कार्यक्रम था उसमें था, पहला में लिखोगे अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज की किस्में, ठीक है, जिसको कि हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं, HY भी कहते हैं उसको शॉर्ट में, ठीक है। दूसरा लिखना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग यहां बढ़ गया हरित क्रांति में। तीसरा लिखना कीटनाशक रसायनों का प्रयोग बढ़ा। चौथा लिखना भूमि क्षरण कार्यक्रम को लाया गया कि भूमि का क्षरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला इसमें जो है गहन कृषि कार्यक्रम लाया गया। गहन कृषि क्षेत्र मतलब एक खेत में जो है 2-3 अनाज का उत्पादन एक वर्ष में होने लगा, इसी समय की बात है। बहुफसलीय कार्यक्रम को भी लाया गया इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे उपकरण एवं संयंत्रों यानी टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह और हार्वेस्टर वगैरह क्या क्या होता है, जितना भी खेती में जो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उनका भी प्रयोग हरित क्रांति के टाइम में होने लगा। उसके बाद हरित क्रांति में जो है इस पे लिख देना उत्पादित बीजों की बीज हो गया। हरित क्रांति की उपलब्धियां, इससे उपलब्धि क्या हुई, सबका प्रयोग तो हम लोग कर दिए, इसकी उपलब्धि क्या हुई, उपलब्धि में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। उपलब्धि में लिखेंगे आत्मनिर्भर कृषि होने लगी, मतलब पहले के समय में खाद्यान्न को भी, खाद्य पदार्थ को भी जो है विदेशों से मंगवाया जाता था, तो उससे क्या हुआ, अब जो भारत जो था भोजन पे आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। अब जो है अपने देश के खाद्य उत्पादन से ही हम लोगों का भरण पोषण होने लगा। उसके बाद जो है घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई, विदेशी आयात नहीं होने लगा, विदेश से आयात नहीं होने लगा, और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया गया। इस फेज में ही बहुत सारे जो बच्चों नहरों का खुदाई हुआ, तालाब बनाए गए, डेम्स बनाए गए, डेम जहां पर कि पानी रोका जाता और सिंचाई किया जाता, तो इस तरह का जो है काम हरित क्रांति के समय में किया गया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि प्रति क्लास में डेली हर जब भी मैं क्लास लूंगा तो 5 अंक का जो है इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसको मैं लेके आऊंगा, आपको प्रैक्टिस करना है घर पे भी, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का मानचित्र बनाना होगा और उसमें निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है। तो पटना आप लोग जान रहे हो, बिहार यहां पर है, तो यहां पर बिहार को पटना ऐसे गोला करेंगे, वहां लिख देंगे पटना। ये दिल्ली, तो दिल्ली आप लोग जान रहे हो कि यहां पर दिल्ली है बीच में, ठीक है, यहां पर गोला करेंगे दिल्ली, यहां लिख देंगे दिल्ली। कोंकण तट जो होता है बच्चों यहां मुंबई के पास है, ठीक है। देखो कोंकण तट को मैं दिखा रहा हूं, देखो ये कोंकण तट है, ठीक है, ये भारत का निचली दक्षिणी हिस्सा है, यहां पे ये कोंकण तट है, ठीक है। समुद्र तटीय क्षेत्र जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र का, इसको कोंकण तट कर रहे हैं, तो इसको कोंकण तट को ऐसे घेरेंगे, लिख देंगे कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप लोग जान रहे हो कि ये जो बूंदा बूंदा ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, तो इसको ऐसे हम लोग सराउंड करेंगे, घेरेंगे और यहां लिख देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद बंगाल की खाड़ी, तो आप लोग जान रहे हो बंगाल की खाड़ी यहां पर है, तो यहां लिख देंगे बंगाल की खाड़ी। मुंबई हाई के विषय में आप लोग जान रहे हो बच्चों कि भारत का जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है और ये मुंबई से पश्चिम की ओर समुद्र में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यहां मुंबई है, यहां पर जो है मुंबई हाई की स्थापना हुई है, तो यहां पर गोल करोगे, यहां लिख दोगे मुंबई हाई, ठीक है। तो ये 5 अंक आपको जो है बच्चों, इसका प्रैक्टिस तो आप प्रतिदिन करते रहो, क्योंकि भारत का मानचित्र जब तक नहीं बनाने आएगा तब तक आप ये सब नहीं लिख सकते हो। तो भारत का मानचित्र बनाना सीख जाओ, ये सब पॉइंट इंडिकेट कर दो, 5 में 5 अंक मिलेगा। ज्योग्राफी में मानचित्र बनाना अंक पाना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चों अब जो है कुछ गृह कार्य, ये सब जो है दीर्घोत्तरीय सवाल हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का मैं जवाब अभी अभी आप लोगों को दिया हूं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। उसका जो देखो बच्चों लघुत्तरीय है, इसके बाद लघुत्तरीय है, तो लघुत्तरीय में देखोगे कि जो लघुत्तरीय है इसका भी मैं जवाब दे चुका हूं, सिर्फ आपको क्या करना है घर में इस क्वेश्चन को लेना है, वहां से आंसर उठा कर लिख देना है, वो मिलाने के लिए हम दे दिए। जैसे भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन किए, जैसे ही हम शुरू में पढ़ाना शुरू किए हैं तो वहीं पर दिए हैं कि भारत की कृषि की क्या विशेषता है। उसके बाद देखोगे बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर बताइए, तो वहां पर बताया है शुरू में ही कि बंजर भूमि क्या है और कृषि योग्य भूमि क्या है।
तो बंजर भूमि या कृषि योग्य भूमि का दोनों को लिख दोगे, उसका अंतर हो गया। उसके बाद बरानी या वर्षा आधारित कृषि, तो वो भी हम बता चुके हैं। वो जो 9 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे भूमि का विभाजन किया गया राजस्व विभाग के द्वारा, उसी 9 पॉइंट से अधिकांशतः क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख लोगे। उसके बाद जो है बच्चों, इसमें लघु और बहु विकल्पिक मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को दे दिए हैं, इसका आंसर जो है इसी पूरे क्लास में है। तो इसको आप प्रयास करोगे कि सॉल्व करें, ठीक है, और नहीं तो फिर जो है इसमें हम लोग इसी सब क्वेश्चन का जो है आंसर मैं बाद में दूंगा। इसके लिए मैगजीन आ रहा है, मैगजीन आप देखोगे, मैगजीन में सारा क्वेश्चन का आंसर भी साथ में दिया गया है। ठीक है, इसमें से देख लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है टोटल 14 क्वेश्चन, और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है बच्चों, ठीक है, इसलिए आप जरूर देखोगे। तो आज का क्लास मैं बच्चों यहीं पर समाप्त करूंगा, और इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।